हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास के अंतर्गत आज हम जो बात कर रहे हैं वो कौटिल्य के संदर्भ में बात करेंगे, जो कि अर्थशास्त्र के रचयिता थे और प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों में इनका जो स्थान है वो सर्वोपरि और महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको जैसा विदित है कि हम प्राचीन भारतीय जो राजनीतिक विचारक हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक है, इसको दो भागों में बांटते हैं। और एक जो आता है वो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का आता है, ठीक है, एंशिएंट। और दूसरा जो आता है वो आता है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक है। तो राजनीतिक जो चिंतन है दो भागों में है, जिसके अंतर्गत एक प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक आते हैं और एक आते हैं आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम जो है नोट्स भी लिखेंगे, तो निश्चित रूप में आप जो है पेन और अपना रजिस्टर साथ में रखिएगा, जो कि हमारे लिए जो है उपयोगी होगा। प्रिय विद्यार्थियों, जो है हम प्राचीन भारतीय जो राजनीतिक विचारक हैं और प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों में प्रमुख रूप से जो है जैसे कौटिल्य है, शुक्र है और मनु, जैसे मनु, कौटिल्य, शुक्र, वाल्मीकि, बृहस्पति और वेदव्यास। इसके अलावा जो है जनरली जो है किस किस को माना जाता है कि मोस्टली जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों के रूप में कौन कौन आते हैं? मनु, कौटिल्य, शुक्र, वेदव्यास, वाल्मीकि और बृहस्पति। तो हम कौटिल्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं, और जो कौटिल्य थे इनके जीवन काल के बारे में कहना बहुत ही जो है कठिन है, क्योंकि इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ था अर्थशास्त्र वो हमें मिलता है। जीवन काल के बारे में निश्चित मतों का जो है, तथ्यों का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, जो है कौटिल्य एक जो है प्रसिद्ध जो है हम लेखक कहें, दार्शनिक, इसके अलावा अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और प्रकांड क्या थे? राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। विधिक जो है बुद्धि के, ये प्रखर बुद्धि के धनी थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो एक गरीब ब्राह्मण नामक परिवार में हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ था, प्रमुख जो ग्रंथ इन्होंने कौन सा लिखा? ग्रंथ अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र धन से संबंधित ग्रंथ लगता है, लेकिन यह धन से संबंधित न होकर के और राजनीति पर लिखा गया एक, इसे क्या माना जाता है? श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, हम ये कहें कि कौटिल्य जो है शस्त्र और शास्त्र के प्रकांड क्या थे? पंडित थे, प्रबुद्ध जो है विद्वान थे, और इनकी जो शिक्षा है वो तक्षशिला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, और वहाँ पर ही इन्होंने अध्ययन और अध्यापन, यानी अध्यापन का भी क्या करवाया? कार्य करवाया, ठीक है। तो तक्षशिला में ये शिक्षक थे, और शिक्षक से जो है एक राजा के महामंत्री बनते हैं। इतने प्रकांड ये विद्वान व्यक्ति थे, और कहा जाता है कि उस समय मगध पर जो शासन था वो घनानंद का था, जो कि नंद वंश से थे, और नंद वंश के जो शासक घनानंद थे उन्होंने कौटिल्य का अपने दरबार में क्या कर दिया था? अपमान कर दिया था। कौटिल्य अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे, इनकी प्रबुद्ध जो है इच्छा थी, और उस समय भारत जो था वो छोटे छोटे जो है राजनीतिक टुकड़ों में बटा हुआ था। सेल्यूकस का भी जो है आक्रमण जो है चल रहा था। तो इस प्रकार से कौटिल्य की अभिलाषा थी कि अखंड भारत का क्या करना? निर्माण करना। तो जब कौटिल्य ने इनके दरबार, जो कौटिल्य का महापदानंद जो थे, घनानंद, उन्होंने अपने दरबार में जो है अपमान कर दिया था, उसी समय कौटिल्य ने अपनी शिखा को खोलकर इस बात की प्रतिज्ञा ली कि जब तक घनानंद मैं तुम्हारे वंश का समूल जो है नष्ट नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। ऐसा ही हुआ, दृढ़ निश्चयी थे,
बुद्धि के धनी थे, प्रकांड पंडित थे, विद्वान थे और इन्होंने अपने उपायों और बुद्धि के आधार पर जो है एक योग्य राजा के रूप में जो विकल्प चुना वो किसको चुना? इनके जो शिष्य थे कौन थे? चंद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त को जो है जिन्होंने शासक बनाया और भारत में जो है मौर्य वंश के उन्होंने क्या की स्थापना की और स्वयं इनके क्या बने? महामंत्री बने। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कौटिल्य के संदर्भ में बात करते हैं कि चाणक्य नामक व्यक्ति के पुत्र होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? एक तो चाणक्य, ठीक है, और विष्णुगुप्त इसलिए कहा जाता है कि ये कूटनीति, अर्थनीति और राजनीति के महाविद्वान होने के कारण इनको क्या कहा गया? विष्णुगुप्त। ठीक है, इसके अलावा इनको कौटिल्य इसलिए कहा जाता है कि अपने महाज्ञान का जो है इन्होंने कुटिल सदुपयोग और जन कल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण जैसे सकारात्मक कार्यों को करने के कारण से ये क्या कहलाए? कौटिल्य कहलाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको प्राय जो है 3 नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। कौटिल्य के चिंतन की जो विचारधारा है वो यथार्थवाद, रियलिटिज्म, यथार्थवाद और व्यवहारिकता की भावना का क्या होती हैं? क्या है? ये प्रतीक है। इसके अलावा यह लोगों को जीवन और समाज की सच्चाइयों को स्वीकार करने तथा समझने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि उन्हें नियंत्रित किया जा सके और सफलता के नए स्तर तक पहुंचा जा सके। ठीक है, हम शासन प्रणाली की बात करें तो कौटिल्य जो हैं वो मोस्टली रूप में किसके समर्थक थे? राजतंत्र के। किसके समर्थक थे? राजतंत्र के। ठीक है, तो राजतंत्र के ये समर्थक थे और जब राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में हम बात करें तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो है मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। मनु कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? दैवी सिद्धांत का प्रतिपादक। जबकि जो है कौटिल्य हैं, इन्होंने जो है ये कहा कि राज्य से पूर्व जो थे वो जो है दशा वो अराजकता की थी। कौन सी दशा थी? अराजकता की स्थिति। और अराजकता की स्थिति को समाप्त करने के लिए, इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए जो है प्राय जो है व्यक्तियों ने परस्पर मिलकर के क्या किया? समझौता किया और राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो समझौतावादी सिद्धांत की ओर क्या करते हैं? ये संकेत करते हैं कि समझौते के माध्यम से होती है। इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य के जो विचार हैं वो आधुनिक समझौतावादी जो विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। कितने विचारक हैं? 3 विचारक माने जाते हैं जिनको आधुनिक समझौतावादी विचारक भी कहा जाता है, हॉब्स को, लॉक को और रूसो को। तो उनके विचारों से जो है क्या कहते हैं? मेल खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स कि इनकी शिक्षा जो है तक्षशिला में ही इन्होंने प्राप्त की और तक्षशिला के क्या थे? ये शिक्षक थे। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कौटिल्य का महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? योग माना जाता है। क्या माना जाता है? महत्वपूर्ण योग माना जाता है। किसके इतिहास में? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में। इसके अलावा जो है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कौटिल्य एक महान क्या है? विभूति है। तो नोट कीजिए आप कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कौटिल्य एक महान विभूति हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस महान बुद्धिजीवी, राजनीतिक चिंतक और राजनेता के जीवन के बारे में सुनिश्चित रूप से जो है कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके जो हमें विचार हैं, राजनीतिक जो विचार हैं, ये जो है हम ये कहें कि शासन प्रणाली या राज्य के संदर्भ में जो है विस्तृत इन्होंने राज्य के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों का क्या किया है? उल्लेख किया है। ठीक है, तो सुनिश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। और कौटिल्य के बारे में जितने भी विवरण जैसे बौद्ध है, जैन है और अन्य प्राप्त हुए हैं, उनसे पता चलता है कि कौटिल्य एक गरीब क्या था? ब्राह्मण था। कौन था? गरीब ब्राह्मण। और वह तक्षशिला में रहता था। शारीरिक दृष्टि से विकलांग और कुरूप था, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि का था। वेदों और मंत्रों का उसका जो ज्ञान है वो क्या था? अत्यधिक था। ठीक है, लेकिन सरल और संयम जीवन क्या करते थे? व्यतीत करते थे। ठीक है,
कौटिल्य अपनी समझदारी, दूरदर्शिता और इसके अलावा जो है शासन कला, मंत्र विद्या, कूटनीति आदि के लिए क्या माने जाते हैं? प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो सबसे पहले नोट कीजिए कि कौटिल्य ने जो ग्रंथ लिखा, कौटिल्य के ग्रंथ का नाम था अर्थशास्त्र। कौन सा था? अर्थशास्त्र। ठीक है। और अर्थशास्त्र में जो अध्याय हैं वो कितने हैं? 15 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय हैं। ठीक है। इसके अलावा कौटिल्य ने जो राज्य के स्वरूप का जो वर्णन किया है, स्वरूप, राज्य के स्वरूप, तो स्वरूप के बारे में जो है कौटिल्य ने भी जो है मनु की भांति, इसके अलावा हम कहें शुक्र की भांति, और जो है मनु, शुक्र, इसके अलावा जो है और जो जैसे याज्ञवल्क्य के वे है, इसके अलावा पुराण है, कामंदक है आदि में राज्य के कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? स्वरूप के बारे में सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। कौन से सिद्धांत का? सप्तांग सिद्धांत का। ठीक है। तो नोट कीजिए कि स्वरूप के बारे में कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया है। कौन से सिद्धांत का? सप्तांग सिद्धांत का। और जो सप्तांग सिद्धांत का जो विद्यार्थियों जो मतलब है, अभिप्राय है कि सप्तांग सिद्धांत अर्थात राज्य के जो अंग बताएं, कौटिल्य ने भी वो कितने अंग बताएं? मनु ने भी कितने अंग बताए थे? 7 अंग। कितने अंग बताए थे? 7। तो कौटिल्य ने भी राज्य के अंग, राज्य के जो अंग है वो कितने बताए हैं? वो 7 अंग बताए। कितने अंग बताए हैं? 7। कौन कौन से? सबसे पहले जैसे स्वामी, क्या आ गया? स्वामी। स्वामी का मतलब क्या होता है? राजा। स्वामी का मतलब क्या हुआ? राजा। अर्थात राज्य की जो बागडोर होगी वो किसके हाथों में होगी? स्वामी के हाथों में, राजा के हाथों में। और शासन का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? राजा। दूसरा जो अंग इन्होंने बताया, अमात्य। अमात्य कि राजा अकेला कार्य नहीं कर सकता, राजा को उचित सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होनी चाहिए। और मंत्री परिषद में कौन होंगे? मंत्री होंगे, जिनको क्या कहा गया है? अमात्य। ठीक है। तो अमात्य का मतलब क्या हुआ? मंत्री। अमात्य का मतलब क्या हुआ? मंत्री। उसके बाद में आता है तीसरे नंबर पे जनपद। ठीक है। मनु की भांति ही जो है कौटिल्य ने भी जो है किसका उल्लेख किया है? जनपद का। जनपद का मतलब होता है राज्य में निवास करने वाली जनता। और इसके बाद में जो आता है दुर्ग, कि राज्य की सुरक्षा के लिए किसका निर्माण किया जाए? दुर्गों का निर्माण किया जाए। और जो दुर्गों के जो प्रकार बताए हैं कौटिल्य ने, वो 4 प्रकार बताए हैं। दुर्गों के जनरली कौन कौन से प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। जैसे एक तो धानवन दुर्ग। ठीक है। कौन से दुर्ग? धानवन। इसके अलावा पर्वत दुर्ग। ठीक है। इसके अलावा वन दुर्ग। कौन कौन से हो गए? धानवन, पर्वत, वन और ओदक दुर्ग। ठीक है। तो 4 प्रकार के क्या बताए हैं? दुर्गों का उल्लेख किया है। कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है? 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख। और इसके बाद में, दुर्ग के बाद में आता है कोष। कोष का मतलब क्या होता है? खजाना। कि राज्य के पास में, राजा के पास में एक क्या होना चाहिए? खजाना। और छठे नंबर पे जो अंग बताया है इन्होंने, छठा अंग कोष के बाद में आता है दंड, और उसके बाद में आता है मित्र। ठीक है। दंड के रूप में कौन? सेना। तो इस प्रकार से जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने राज्य के जो अंग माने हैं, कितने माने हैं? 7। ठीक है। और दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? 4। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है इसके अलावा जो है कौटिल्य ने शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के प्रकार, तो कौटिल्य ने मोस्टली रूप में 4 प्रकार की शिक्षाएं बताई हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की शिक्षाओं का उल्लेख किया है, जिसमें सबसे पहले आता है आन्वीक्षिकी। क्या आता है? आन्वीक्षिकी। ठीक है। और आन्वीक्षिकी के अंतर्गत मोस्टली रूप में तर्क और दर्शन आता है। क्या आता है? तर्क व
दर्शन। क्या आता है? तर्क व दर्शन की जो शिक्षा होती है कौन सी शिक्षा में होती हैं? आन्विषिकीय शिक्षा में। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो शिक्षा का जो प्रकार बताया है त्रयी। क्या बताया? त्रयी। और त्रयी के अंतर्गत आता है जिसमें वेदों की शिक्षाएं ही निहित हैं, जिसमें सामवेद, वेदों के प्रकार सामवेद, इसके अलावा अथर्व वेद। कौन से वेद हो गए? सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, इसके अलावा यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद। ठीक है, तो मोस्टली रूप में 3 तो वेद हो गए, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। ये चारों वेद आ गए, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। प्लस में और किसको ऐड करेंगे? इतिहास। इतिहास। ठीक है, इसके बाद में त्रय के बाद में जो शिक्षा जो इन्होंने बताई है शिक्षा का प्रकार वो वार्ता। ठीक है, कौन सी शिक्षा? वार्ता। और वार्ता में क्या क्या आता है? कृषि, क्या क्या? कृषि, इसके अलावा पशुपालन, इसके अलावा वाणिज्य। क्या क्या है? कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। ठीक है, तो ये कौन सी शिक्षा में आएंगे? वार्ता में। उसके बाद में आती है दंड नीति। चौथा जो प्रकार बताया है वो दंड नीति। और दंड नीति के अंतर्गत मोस्टली रूप में जो आती है वो आती है व्यवस्था, सिस्टम। ठीक है, व्यवस्था और मर्यादा। व्यवस्था और मर्यादा। तो कौटिल्य ने शिक्षाएं जो बताई हैं कितने प्रकार की बताई हैं? 4। एक तो आन्विषिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आन्विषिकी शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है? तर्क और दर्शन आते हैं। और त्रयी के अंतर्गत आते हैं सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और प्लस में इतिहास। और वार्ता में आता है कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। इसके अलावा दंड नीति में आते हैं व्यवस्था और मर्यादा। ठीक है, तो मोटे मोटे रूप में अपन बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको आप नोट भी करते रहें, लिखते रहें। निश्चित रूप में जो है ये उपयोगी बातें होंगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम बात करते हैं कि जो कौटिल्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। ठीक है, विषय वस्तु की हम बात करें, हेडिंग लिखिए, कौटिल्य के द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। लिखिए, कौटिल्य के द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। तो विषय वस्तु में महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको अपन नोट करेंगे कि नंबर 1 है दंड नीति की प्रधानता। फर्स्ट आएगा दंड नीति। ठीक है, दंड नीति की प्रधानता और जो है अथवा धर्म और राजनीति का, अथवा धर्म व राजनीति का, धर्म व राजनीति का पृथक्करण। धर्म व राजनीति का क्या किया गया है? पृथक्करण किया गया है। तो पहला जो विषय वस्तु है इसमें हमें मिलती है कि दंड नीति की प्रधानता मिलती है, अथवा धर्म और राजनीति का क्या किया गया है? पृथक्करण। दोनों को क्या किया गया है? अलग अलग किया गया है कि कौटिल्य धर्म को दंड नीति से अलग ही नहीं करता, बल्कि अन्य सभी विद्याओं की सिद्धि को दंड नीति पर क्या करता है? आधारित करता है। ठीक है, और जो दूसरा जो बिंदु लिखेंगे कि अर्थ प्रधान राजनीति, इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है? अर्थ प्रधान। कौन सी है? अर्थ प्रधान राजनीति। कौन सी हो गई? अर्थ प्रधान राजनीति। अर्थात
अर्थ को अत्यधिक प्रधानता दी गई है। जिस प्रकार से ग्रीक जो विचारक हैं वो राजनीति शास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी प्रकार से कौटिल्य ने अर्थ को राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए क्या मानता है, जीवन रेखा मानता है। क्या मानता है, दोनों के लिए जीवन रेखा। ठीक है, तो दूसरी विषय वस्तु होगी अर्थ प्रधान राजनीति। और तीसरे हम विषय वस्तु की बात करते हैं तो तीसरी विषय वस्तु के अंतर्गत आता है शासन कला का। किसका, शासन कला का व्यवहारिक, शासन कला का व्यवहारिक जो है क्या है, ग्रंथ है। शासन कला का व्यवहारिक ग्रंथ। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे राजतंत्र, फोर्थ नंबर पे इसकी विषय वस्तु जो है कौन सी है, राजतंत्र। डियर स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र में शासन की अन्य प्रणालियों का भी उल्लेख है, लेकिन कौटिल्य प्रमुख रूप से जो है राजतंत्र का समर्थन करता है। कौन से तंत्र का, राजतंत्र का। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि शासन के जो प्रकार होते हैं, शासन के प्रकार मोस्टली जो प्रकार होते हैं कि प्राचीन समय में जो शासन का जो प्रकार था कौन सा था, राजतंत्र। कौन सा तंत्र, राजतंत्र, जिसमें एक व्यक्ति का शासन होता है। इसमें एक व्यक्ति का क्या होता है, शासन होता है, और राज्य की जो बागडोर होती हैं वो एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है। इसके अलावा कुलीन तंत्र, कौन सा तंत्र, कुलीन तंत्र। जब शासन में कुछ लोगों का शासन होता है, धनिक लोगों का ही शासन होता है, तो उसको कौन सा तंत्र बोलते हैं, कुलीन तंत्र। इसके अलावा जो है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है वो कौन सा होता है, डेमोक्रेसी। इसके अलावा अधिनायक तंत्र, कौन सा तंत्र, अधिनायक तंत्र। जब शासन सत्ता पर एक व्यक्ति के द्वारा बलपूर्वक क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है, और उसके जो आदेश होते हैं वही कानून होते हैं, तो उस शासन प्रणाली को कौन सा बोला जाता है, अधिनायक तंत्र। डियर स्टूडेंट्स, इनके विकृत रूप भी हैं, जैसे राजतंत्र का विकृत रूप क्या हो जाता है, निरंकुश तंत्र। कौन सा तंत्र, निरंकुश तंत्र। जब राजा प्रजा के हित में शासन नहीं करता है और केवल अपने हित में शासन करता है, और जो है भौतिक सुखों में जब राजा होता है और प्रजा के हितों को ध्यान में नहीं रखता है, तो उसको कौन सा तंत्र बोलते हैं, निरंकुश तंत्र या स्वेच्छा तंत्र। ठीक है, इसके अलावा कुलीन तंत्र, कुछ लोगों का शासन, जो धनिक लोग होते हैं और धन प्राप्ति को अपने शासन का उद्देश्य बना लेते हैं, तो उसको कुलीन तंत्र बोलते हैं। और लोकतंत्र, जिसमें जनता का शासन होता है। अधिनायक तंत्र हो गया कि जब सत्ता पर एक व्यक्ति, कुछ लोगों के द्वारा बलपूर्वक क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा। किसके द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा, और उसके आदेश ही क्या होते हैं, कानून होते हैं, तो उसको शासन कौन सा कहेंगे, अधिनायक तंत्र। तो शासन के प्रकारों की हम बात करते हैं, तो शासन के प्रकारों में राजतंत्र का जो है इन्होंने क्या किया है, समर्थन किया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो विषय वस्तु आती है, नोट करें, यथार्थवादी। कौन से, यथार्थवादी। ठीक है, ये हम मोस्टली रूप में क्या पढ़ रहे हैं कि कौटिल्य के द्वारा रचित जो ग्रंथ था अर्थशास्त्र, उसकी विषय वस्तु कि अर्थशास्त्र में जो उल्लेखित जो विषय वस्तु हैं, कौन कौन सी विषय वस्तु हैं, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और इसमें राजतंत्र के बाद में क्या आता है, यथार्थवादी। यथार्थवाद का मतलब ये हुआ रियलिटिलिज्म, कि कौटिल्य जो है यथार्थवादी है, भाग्यवादी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कौटिल्य यथार्थवादी है। कौटिल्य क्या है, यथार्थवादी, न कि भाग्यवादी। यथार्थवादी है, न कि भाग्यवादी है। ठीक है, तो यथार्थवाद का भी जो है हमें इसमें उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक वस्तु को ईश्वर की उत्पत्ति नहीं मानता है, उसका विश्वास है कि विवेक उत्पत्ति का क्या होता है, आधार होता है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट विषय वस्तु आती है, नेक्स्ट आती है
ऐतिहासिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट विषय वस्तु की हम बात करें तो ऐतिहासिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण। डियर स्टूडेंट्स, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है कि कौटिल्य इतिहास का विद्यार्थी है, लेकिन इतिहास को दैवीय शक्तियों की ईर्ष्या द्वेष का परिणाम नहीं मानता। वह इतिहास को मानव बुद्धि की अभिव्यक्ति मानता है। इतिहास को जो है किसकी अभिव्यक्ति मानता है? मानव बुद्धि की अभिव्यक्ति मानता है। उसके बाद में 7वें नंबर के हम विषय वस्तु देखें तो 7वें नंबर पे आता है कि सांसारिक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सांसारिक ज्ञान व सांसारिक ज्ञान व सामान्य ज्ञान का। सांसारिक ज्ञान व सामान्य ज्ञान का जीवन में, सामान्य ज्ञान का जीवन में महत्व। सामान्य ज्ञान का जीवन में महत्व का प्रतिपादन करता है। सामान्य ज्ञान का महत्व क्या करता है? प्रतिपादन करता है। ठीक है, सांसारिक ज्ञान और सामान्य ज्ञान का जीवन में महत्व का क्या करता है? प्रतिपादित करता है। इसके अलावा कौटिल्य ने अनुशासन, डिसिप्लिन, अनुशासन का महत्व का भी प्रतिपादन किया है। अनुशासन का महत्व का भी प्रतिपादन किया है। ठीक है, अनुशासन का महत्व भी क्या करता है? प्रतिपादित करता है। उसने कहा है कि राजा या राज्य की शासन की मजबूती के लिए निवास करने वाली जनता में अनुशासित होना क्या मानता है? प्राथमिक शर्त मानता है। क्या बताया? प्राथमिक का मतलब होता है प्रथम शर्त। और इसके अलावा नेक्स्ट जो विषय वस्तु आती है कि अर्थ, धर्म और काम का। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये व्यक्ति के क्या माने गए हैं? प्राचीन धर्म ग्रंथों में व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। और अर्थ, धर्म और काम का मानव जीवन में महत्व बताया है। मानव जीवन में क्या बताया है? महत्व। इसके अलावा कि अब तक जो प्रचलित मानव जीवन के, डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि कौटिल्य ने अर्थ, धर्म, काम और इसका यानी तीनों का मानव जीवन में क्या बताया? महत्व बताया। उन्होंने मानव जीवन के 4 लक्ष्यों में से किसको छोड़ दिया है? मोक्ष को छोड़ दिया है। ये ध्यान रखना। ठीक है, किसको छोड़ दिया है? मोक्ष को। बल्कि 3 का इन्होंने महत्व बताया है, एक तो अर्थ का, एक धर्म का और एक काम का। इसके अलावा विवेक पर आधारित, अगर 10वां नंबर पे जो आता है विवेक पर आधारित दर्शन का या विवेक पर आधारित राज दर्शन मिलता है। क्या मिलता है? विवेक पर आधारित राज दर्शन। ठीक है, किस पर आधारित है? विवेक पर आधारित राज दर्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, कौटिल्य के द्वारा रचित जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र को राजनीति पर लिखा गया एक क्या माना जाता है? श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। और जो है कि इसमें राज्य के विषय में लिखने वाले जितने भी जो विद्वान हैं, उन सभी महान लेखकों और शिक्षकों में कदाचित ही वह अकेला है जिसने राजनीति के विषय में स्वतंत्र रूप से, अर्थात उसे धर्म से पृथक करके लिखा है। राजनीति को किससे पृथक करके लिखा है? धर्म से पृथक करके लिखा है। और विद्यार्थियों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि
हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करते हैं, क्योंकि राजनीति के जो विचारक हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो जो है भारतीय राजनीतिक विचारक आते हैं। कौन से आते हैं? भारतीय राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक। और इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो आता है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक। कौन से विचारक? प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें मनु है, कौटिल्य है, शुक्र है, वाल्मीकि है, याज्ञवल्क्य है, बृहस्पति है। और एक आते हैं मॉडर्न यानी आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक। कौन से विचारक? आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक। ठीक है, भारतीय राजनीतिक विचारक। राजनीतिक चिंतन को हम, भारतीय जो राजनीतिक चिंतन है उसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक आते हैं और एक आते हैं आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक। तो भारत में जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक है या चिंतन है, उसकी जो शुरुआत है हम मोस्टली रूप में कि भारत में सामाजिक पुनर्जागरण के जो प्रणेता थे, समाज सुधारों के अग्रणी नेता जो है महापुरुष कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये हमने इन पे जो है हमने पूर्व में जो क्लास के अंतर्गत राजा राम मोहन राय के अंतर्गत बात की थी कि राजा राम मोहन राय भारत में सामाजिक पुनर्जागरण के क्या माने जाते हैं, जो है पिता माने जाते हैं। राष्ट्रीय पत्रकारिता का इनको जो है जन्मदाता भी कहा जाता है। और इनके प्रयासों से ही भारत में सती प्रथा पर क्या लगी थी? रोक लगी थी, जो कि किसके द्वारा लगाई गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में। तो डियर स्टूडेंट्स, आधुनिक भारतीय जो राजनीतिक विचारक हैं, जैसे राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जिनको दलितों के मसीहा के नाम से भी जो है जाना जाता है। सामाजिक न्याय के प्रणेता थे और जो है भारतीय संविधान के निर्माता के नाम से भी उनको जाना जाता है। MN रॉय, जिनका नवमानववाद, इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय और JP नारायण, इस तरह के जो विचारक हैं, राम मनोहर लोहिया जी भी हैं, उनको आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारकों के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही जो है, जो प्राचीन जो विचारक हैं, राजनीतिक विचारक हैं और प्राचीन में हम दूसरे, एक तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो गए और दूसरे जो आते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। कौन से विचारक? पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को जो हम बांटते हैं, एक तो जो है प्राचीन, कौन से आगे? प्राचीन पश्चिमी या पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। प्राचीन पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। ठीक है, और इसी में दूसरे नंबर पे हम जो है आधुनिक, कौन से आएंगे? आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक विचारक। तो पाश्चात्य जो प्राचीन राजनीतिक चिंतन है उसमें मोस्टली रूप में एक तो रोमन विचारक। ठीक है, कौन से विचारक आ जाएंगे? जो है इसमें आएगा, एक तो आएगा, कौन सा आएगा? सोफिस्ट विचारक। सबसे पहले जो है कौन से विचारक? सोफिस्ट, जो शिक्षा देते थे, शिक्षा के बदले में क्या लेते थे? धन या रुपए लेते थे। सोफिस्ट में ही कौन आता है? सुकरात आता है। ये ध्यान रखना, प्राचीन में आते हैं सुकरात। और सुकरात का शिष्य कौन बना था? प्लेटो। और प्लेटो के बाद में प्लेटो का शिष्य कौन बनता है? अरस्तु। और अरस्तु का कौन बनता है? अरस्तु का सिकंदर। लेकिन सिकंदर एक राजनीतिज्ञ न बन करके एक महान क्या बन गया? शासक बन गया। तो यूनान में गुरु शिष्यों की हम परंपरा देखें तो 3 गुरु शिष्यों की परंपरा रही है। कौन कौन? एक तो सुकरात, सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का अरस्तु। ठीक है, और जो सिकंदर था ये राजनीतिज्ञ नहीं बन पाया, बल्कि एक क्या बन गया? शासक बन गया। इसके बाद में, इनके बाद में आते हैं विचारक कौन से? जैसे मध्यकाल, और मध्यकाल में संत थॉमस एक्विनास था
और उसके बाद में आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक विचारक, जिनकी शुरुआत होती है मैकियावेली से। किससे होती है? मैकियावेली से। और मैकियावेली ने राष्ट्र राज्य की जो है कल्पना की। मैकियावेली की जो महत्वपूर्ण रचना थी वो द प्रिंस थी। ठीक है, तो भारत का जो मैकियावेली कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? कौटिल्य को। ये ध्यान रखना, मैकियावेली है। उसके बाद में फिर समझौतावादी विचारक आ जाते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो। उसके बाद में मार्क्स, बेंथम, टी.एच. ग्रीन और लास्की है। ठीक है, कौन से? लास्की। तो इस तरह के जो विचारक हैं, जिसमें जे.एस. मिल है। ठीक है, ये सारे जो हैं आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत का जो मैकियावेली कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो किसको कहा जाता है? वो चाणक्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चाणक्य या कौटिल्य को। डियर स्टूडेंट्स, कौटिल्य के द्वारा, क्योंकि कौटिल्य ने राज्य के सैद्धांतिक व व्यावहारिक पक्षों का विस्तृत रूप से, यानी व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। विस्तृत रूप से क्या किया है? उल्लेख किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कौटिल्य के अगर हम राजनीतिक विचारों की बात करें तो राज्य के जो सैद्धांतिक हैं, व्यवहारिक पक्ष हैं, उनका विस्तृत रूप से क्या करता है? उल्लेख करता है। और उनके आज भी उतनी क्या है? महत्ता है। हम डियर स्टूडेंट्स, भारतीय राजनीति, हम ये कहें कि हमारा जो विषय है राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम जो राजनीतिक विचारकों का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? राजनीतिक विचारकों का। तो उन्होंने अपने समय में ऐसे सिद्धांत दिए, इस तरह की थ्योरी दी, जिनकी आज भी उतनी क्या है? प्रासंगिकता है, और राजनीति विज्ञान में उनका महत्वपूर्ण क्या है? योगदान है। तो राज्य के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का विस्तृत रूप से जो है क्या किया है? उल्लेख किया है। जिसमें हम बात करें, एक तो सैद्धांतिक थ्योरेटिकल, और सैद्धांतिक में आते हैं मोस्टली रूप में, एक तरफ सैद्धांतिक लिखेंगे और एक तरफ में हम लिखेंगे व्यवहारिक। ठीक है, कि सिद्धांत को व्यवहार में कैसे परिणत किया जाए, सिद्धांत को व्यवहार में। तो सैद्धांतिक पक्ष हो गया, और एक कौन सा हो गया? व्यवहारिक। सैद्धांतिक पक्ष में सबसे पहले जैसे उपाय बताए हैं। क्या बताए हैं? उपाय। इसके अलावा जो है 60 गुण्य नीति। कौन सी नीति? 60 गुण्य नीति। और इसके अलावा मंडल सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मंडल सिद्धांत। ठीक है, उपाय 4 उपाय कौन कौन से बताए गए हैं? साम, इसके अलावा दान, इसके अलावा भेद, इसके अलावा दंड। तो ये 4 उपाय बताए गए हैं। और 60 गुण्य हम नीति की बात करते हैं तो 60 गुण्य नीति में जैसे संधि, इसके अलावा विग्रह और आसन, इसके अलावा यान, इसके अलावा द्वैधी भाव। क्या आ जाएगा? द्वैधी भाव। और इसके अलावा संश्रय। ठीक है, विपत्ति के समय किसी शक्तिशाली राजा की शरण में चले जाना। और जो इसका तो ये 6 नीतियों को क्या कहा गया है? 60 गुण्य नीति। फिर आता है मंडल सिद्धांत, और मंडल सिद्धांत जो है 12 राज्यों का क्या माना गया है? व्रत। 12 राज्यों का व्रत। मनु ने भी मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, लेकिन व्यापक रूप से जो उल्लेख किया गया है, किसके रूप में? व्यापक रूप में। इस रूप में व्यापक रूप में जो उल्लेख किया है वो किसने किया है? कौटिल्य ने, कि 12 राज्यों से मिलकर के, और जो परराष्ट्र संबंधों का एक विवेक सम्मत जो वर्गीकरण है उसको मंडल सिद्धांत कहा गया है। तो मंडल सिद्धांत में कितने राज्य माने गए हैं? 12 राज्य। इनके हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत विस्तृत रूप में हम चर्चा करेंगे। और जो इसका जो व्यावहारिक है, व्यावहारिक में क्या क्या बताया है? एक तो दूत व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? दूत व्यवस्था। जिस प्रकार से आज विदेशों में कौन होते हैं? राजदूत होते हैं। इसके अलावा दूत के बाद में गुप्तचर व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? गुप्तचर व्यवस्था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स,
पर राष्ट्र संबंधों में कौटिल्य के द्वारा जो है विस्तृत रूप में मंडल सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम जो है कौटिल्य के द्वारा रचित जो ग्रंथ था अर्थशास्त्र, उसमें और जो महत्वपूर्ण जो उसकी विषय वस्तु हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।